फाइन। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग आज फिर से डे टू डे करंट अफेयर्स करने वाले हैं। पहला है इंडस रिवर सिस्टम्स एंड वेरियस प्रोजेक्ट्स। जानते हो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस के ऊपर ही बसा हुआ था। जहाँ तक सवाल है इंडस का, तो इंडस हैड गॉट लॉट्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज, है ना। सतलज हो गया, झेलम हो गया, और उधर इंडस, और इधर रवि ब्यास सतलज हो गया, है ना। तो रवि देखो यहाँ पे देख सकते हो, विल गेट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। यदि मैं टोटल इंडस बेसिन का बात करूं तो टोटल में 47% क्या है पाकिस्तान में है, 39% इंडिया में है, 8% बेसिन चाइना में है एंड 6% अफगानिस्तान में है। बेसिन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? जब रिवर फ्लो होता है तो उसका जितना ट्रिब्यूटरीज है सबको इंक्लूड किया जाता है। कैचमेंट एरिया, कहाँ कहाँ वाटर कैच होगा, दैट्स कॉल्ड बेसिन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमें समझना है। अच्छा, तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो झेलम रिवर है, श्रीनगर झेलम रिवर के ऊपर ही बसा हुआ है, बताए होंगे कभी। श्रीनगर जो है कैपिटल कश्मीर का, जो पहले भी रहा, अभी भी कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी का, झेलम। तो झेलम के ऊपर श्रीनगर बसा हुआ है। देखो उलर लेक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चेनाब रिवर के ऊपर देखोगे प्रोजेक्ट, बागलीहार प्रोजेक्ट है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और दुल हस्ती प्रोजेक्ट है। और यहीं पे चेनाब में ही एक और नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, रातले प्रोजेक्ट, रटले प्रोजेक्ट, RATLE, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं हो पाया अच्छे से, वो अभी लाइन में ही है। उसके देखो सतलज, देखो सतलज के ऊपर भी बहुत सारा है, नाथपा झकरी डैम है, ठीक है, भाखड़ा डैम है, ठीक है, तो देख सकते विल गेट लॉट ऑफ डैम। झेलम के ऊपर देखो मांगला डैम है एंड सो ऑन। समझ गए? तो दिस इज द केस ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जहाँ तक सवाल है ओरिजिन का, तो हम जानते हैं कि सतलज देखो हिमाचल से आ रहा है, 2 रिवर तुम्हारा तिब्बत से आता है, 2-3 रिवर, कुछ तुम्हारा हिमाचल से भी दो रिवर ओरिजिनेट होते हैं एंड सो ऑन। पहले बताए थे ना, कई बार बता चुके हैं। आगे देखो, हाँ, ओकेजिया एंड साउथ ओसेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। देखो जॉर्जिया का ऊपर वाला हिस्सा देखो, जॉर्जिया का ब्लैक सी के साइड में है ना, ब्लैक सी देखो स्टूडेंट, ब्लैक सी से कौन सा कंट्री घिरा हुआ है, मैं हर समय बोलता हूँ इसके बारे में। बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया। उसके बाद है टर्की, ठीक है, टर्की है। अब देखो इसमें समझने वाला क्या चीज़ है कि ये जो जॉर्जिया देख रहे हो, जॉर्जिया का ही जगह है तुम्हारा अक्साजिया एंड साउथ ओसेशिया, देख रहे हो ना। ये क्यों न्यूज में आया? बिकॉज ऑफ द फ्रोजन कन्फ्लिक्ट। फ्रोजन कन्फ्लिक्ट बताए थे तुम लोग को। नगोरबाग रीजन जो है आर्मेनिया अजरबैजान का, वो भी एग्जाम्पल है तुम्हारा फ्रोजन कन्फ्लिक्ट का। क्या होता है फ्रोजन कन्फ्लिक्ट का मतलब? कि अभी शांत है, फिर लड़ाई हो जाएगा, अचानक फिर शांत हो जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगा। हमने देखा है कि जैसे USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद फ्रोजन कन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल ये भी है कि अकेजिया एंड साउथ ओसेशिया रीजन ऑफ जॉर्जिया भी एक एग्जाम्पल है फ्रोजन कन्फ्लिक्ट का, इसलिए स्टूडेंट ये आया है यहाँ पे। आगे देख लो। अच्छा, हर समय स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन होता है नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या अंतर है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो बढ़िया समझ लेना, आपसे गलती नहीं होना चाहिए तुम लोग का। देखो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर 5 कंट्री आते हैं, 5 कंट्रीज यू हैव। तो ये तीनों कंट्री आ जाएगा जो बेस्ट कंट्री है। एग्जाम्पल देखो, नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है, ये 3 कंट्री हो गया। डेनमार्क देखो बच्चे लोग, जो डेनमार्क है ना, एक डेनमार्क कंट्री भी है, और एक डेनमार्क का सॉवरेनिटी है तुम्हारा ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है सॉवरेनिटी। और देखो फारो आइलैंड है ना, फारो आइलैंड का भी सॉवरेनिटी डेनमार्क के अंदर ही है। तो इसलिए कंट्री कितना, चौथा हो गया। और एक आइसलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री है, आइसलैंड। तो 5 कंट्री हुआ कि नहीं हुआ ना। ये अलेंड आइलैंड तुम्हारा ये कंट्री नहीं है, किसी सॉवरेनिटी के अंदर आता है ये भी। तो कितना कंट्री हुआ स्टूडेंट? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, 5 कंट्री। इसी 5 कंट्री को हम क्या कहते हैं? नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। बात समझे? नॉर्डिक कंट्री बोलेगा तो ये 5 कंट्री, उसमें डेनमार्क का फारो आइलैंड भी होगा और ग्रीनलैंड भी होगा, आइसलैंड भी एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। आगे देखो, नॉर्डिक कंट्रीज या नॉर्डिक्स, ये ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन्स इन द नॉर्थ यूरोप एंड द नॉर्थ अटलांटिक, वेयर दे आर कॉमनली, एक उसका लोकेशन सेम है, यूरोप में है, अटलांटिक में, देख रहे हो अटलांटिक ओशंस में है, इसलिए हम इसको नॉर्डर्न कहते हैं। समझे? इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्डर्न कहते हैं। नो, अपना है उसका, आइसलैंड एक कंट्री है।
आइलैंड आइलैंड नहीं, दूसरा का होगा, एक बार चेक करो तो किसके सॉवरेनिटी के अंदर, वो स्वीडन के अंदर, स्वीडन या फिनलैंड के अंदर होगा। ठीक है, देखो तो आइलैंड आइलैंड्स कितने किसके सॉवरेनिटी के अंदर आता है, लिखो आइलैंड आइलैंड कम्स अंडर सॉवरेनिटी ऑफ विच कंट्री, फिनलैंड या स्वीडन होगा, देख सकते हो वहाँ पे, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो, फिनलैंड, समझ गए ना, फिनलैंड के अंदर आता है, लिख लो फिनलैंड। समझ में आया सर क्या बात कर रहे हैं, आइलैंड आइलैंड किसके अंदर आएगा, फिनलैंड के अंदर आएगा, फिनलैंड कंट्री के अंदर आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्कैंडिनेवियन रीजन्स, तो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, तो स्कैंडिनेवियन में तुम ना फिनलैंड को हटा दो, ठीक है, फिनलैंड नहीं होगा, फिनलैंड को हटा दो, तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये जो कंट्री है, डेनमार्क का भी जो मेन टेरिटरी, फारो आइलैंड और ग्रीनलैंड नहीं, मेन टेरिटरी जो डेनमार्क है, ये 3 कंट्री को एक साथ कहना होगा, तो क्या कहोगे, स्कैंडिनेविया रीजन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहोगे, बात समझे। तो नॉर्डिक कंट्री बोलते वक्त समझना चाहिए, नॉर्डिक कह सकते हो कि नॉर्डिक कंट्री का कुछ हिस्सा स्कैंडिनेवियन रीजन्स, ऐसे कह सकते हो। देखो यहाँ पे तो स्कैंडिनेवियन एक रीजन है नॉर्दर्न यूरोप में, जहाँ पे कॉमन एथनो कल्चर है, सबका एक ही हेरिटेज, जर्मन हेरिटेज है इसका, हिस्टोरिकल कल्चर और लिंग्विस्टिक टाइप्स अच्छा खासा है ये तीनों कंट्री के बीच में, इसलिए ये तीनों कंट्री क्या है, स्कैंडिनेवियन रीजन्स। बट इसमें और 2 कंट्री ऐड कर दोगे और तुम्हारा डेनमार्क और सोवेनिटी वाला एरिया को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्डिक कंट्रीज बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल देते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं तो हमको लगता है कि हम फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तीनों का बात करें, तीनों का बात नहीं करें। यदि आपको तीनों का बात करना है तो नॉर्डिक कंट्रीज कहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, हाँ बाल्टिक सी का बाउंड्री देखो स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाल्टिक सी कितना शेयर करता है, देखो नॉर्वे से शेयर नहीं करता बाल्टिक सी। हाँ देखो यहाँ पे डेनमार्क हुआ, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते, स्वीडन, बाल्टिक सी दिख रहा है ना तुम लोग को, गल्फ ऑफ बोथनिया के नीचे है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से कौन सा कंट्री अपना बाउंड्री शेयर करता है, देखो ब्यूटीफुल मैप, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया आया था न्यूज़ में, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था पहले, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा साइबर सेंटर प्रेजेंट है, इस्टोनिया, समझ गए। फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया, पोलैंड एंड ग्रीनलैंड। हाँ बिल्कुल, रसा भी होगा, रसा इसलिए होगा स्टूडेंट, क्यों देखो रसा क्यों होगा, क्योंकि देखो पोलैंड और लुथेनिया का छोटा जगह है, कालीमंगन करके समथिंग जगह है, पोलैंड और, हाँ नहीं देखो इधर देखो स्टूडेंट, देखो ये वाला जगह, ये जो जगह है ना, ये छोटा सा, इधर ध्यान दो, तो ये वाला जगह पोलैंड और लुथेनिया का ये छोटा सा जगह है ना, ये रसिया का हिस्सा है। इधर देखो इधर देखो बच्चे लोग, इधर देखो, पोलैंड दिख रहा है तुम लोग को, लुथेनिया दिख रहा है, ये वाला जगह, ऊपर वाला जगह, ये भले ही इधर है फिर भी रसिया का ही हिस्सा है ये, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, इसलिए रसिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे मेनलैंड रसिया के साथ नहीं करता है, बट रसिया का चूंकि ये हिस्सा है इसलिए रसिया भी इसका बाउंड्री हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पता चल जाएगा तुमको। देखो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, रसिया 14 कंट्री के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो कजाकिस्तान है, एक सिंगल कंट्री कह देते हो। तो चलो क्लॉकवाइज ही चलते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो स्वीडन है, स्वीडन बाउंड्री शेयर नहीं करता, बात समझे, स्वीडन बाउंड्री शेयर नहीं करता है, किसके साथ, रसिया के साथ। तो वहाँ पे देखो नॉर्वे, फिनलैंड, देख रहे हो स्वीडन नहीं है, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातवेनिया एंड लिथुआनिया, ये जो ठीक है। तो अब पोलैंड तो देखो इधर है फिर भी कर रहा है, क्योंकि पोलैंड का ऊपर वाला हिस्सा बताए थे ना, वो रसिया का हिस्सा, इसलिए पोलैंड करता है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए देखो पोलैंड मेन रसिया के साथ जुड़ा नहीं है, मगर पोलैंड में जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि तुम्हारा लुथेनिया और पोलैंड का जो साइड वाला एरिया होगा, वो एरिया रसिया का है, इसलिए रसिया बाउंड्री शेयर करेगा। बेलारूस देखो, यूक्रेन देखो, है ना, उसके बाद तुम जॉर्जिया देख सकते हो, अजरबैजान देख सकते हो, कजाकिस्तान देख लो, चाइना देख लो, मंगोलिया देख लो, एंड यस मैं बार बार बोलता हूँ नॉर्थ कोरिया के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। देख रहे हो ना बाबू, कितना कंट्री शेयर करता है बाउंड्री रसिया के साथ, 14 कंट्री। सबसे पिक्युलर चीज़ क्या है कि पोलैंड के साथ भी करता है, सबसे अनोखा चीज़।
हालांकि रसिया मेन लैंड नहीं करेगा, बट रसिया का कुछ हिस्सा उधर भी है इसलिए करता है। ये पूछ लेगा तुम लोग को, बहुत बढ़िया पूछ लेगा यूपीएससी में। हाँ, तो ये जानकारी होना चाहिए। देखो हेलिब ट्रायंगल डिस्प्यूट, देखो इजिप्ट और सूडान के बीच में ना एक जगह को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, उसी जगह को बोलते हैं हेलिब ट्रायंगल। वो जगह दिख रहा है तुम लोग को मैप में ना, सूडान का कैपिटल क्या है? खार्तूम, और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट, जानते हो खार्तूम बहुत ही फेमस है, वहाँ पे रिवर नाइल मर्ज करता है ना, वाइट नाइल और ब्लू नाइल बताए थे। उसके बाद फिर वहाँ से नीचे जाएगा वो, हाँ, इथोपिया में ग्रैंड रिनांसस डैम बन रहे थे, जिसकी वजह से जो लोअर राइबेरियन स्टेट है उसको दिक्कत हो रहा था, इसलिए सूडान और इजिप्ट में प्रोटेस्ट या नाराज़गी दिखाया गया था कि आप मत बनाओ इतना डैम, क्योंकि डैम यदि बनता है तो जो राइबेरियन स्टेट है, नीचे वाला जो लोअर राइबेरियन स्टेट, उसको दिक्कत होगा। जैसे मान लो कि हम सतलज के ऊपर बहुत बड़ा डैम बना लिए तो पाकिस्तान को दिक्कत होगा, या मान लो चाइना बहुत बड़ा डैम बना लिया अरुणाचल प्रदेश से ऊपर, तो हमारा जो पानी फ्लो हो रहा है ब्रह्मपुत्र का, दिक्कत होगा ना। सेम इधर साहेल रीजन, देखो अफ्रीका का साहेल रीजन बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत टेररिस्ट एक्टिविटी होता है, आईसिस का अलग अलग फॉर्म है, बोको हराम, नाइजीरिया, बहुत अलग अलग है यहाँ पे। तो ये देखो सहारा वाला जो पट्टी है इसी को बोलते हैं साहेल रीजन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप सब है। आईसिस जानते हो ना, इस्लामिक स्टेट वाले लोग सब, आतंकवादी लोग सब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे। और जानते हो अफ्रीका एज ए ओवरऑल भी देखोगे तो कब मिलिट्री कूप हो जाए, एक बताए थे ना एक तुम लोग को अभी जस्ट, बुर्किना फासो, उसमें 35 साल का नौजवान, उसने क्या किया, मिलिट्री कूप करके भाई बोला कि जैसा मन होगा वैसे करवाएंगे लोग से। तो बताए थे, याद करो, उससे पहले भी हम लोग देखे थे, उससे पहले जो इशू चला था किसका, तुनिसिया का भी अभी देखो डिक्टेटरी आ गया। उससे पहले जो खतरनाक साउथ सूडान का जो चला, सूडान का, साउथ सूडान का 2 मिलिट्री पावर पैरेलल है ना, ऐसे है फन, सपोर्ट फोर्स, याद है ना, बिल्कुल ये सब याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये बहुत खूबसूरत, देखो वही चीज़ आ गया है। ब्लू नाइल निकलता है लेक ताना, जो कि इथोपिया का हिस्सा है। तंजानिया का जो तुम्हारा लेक विक्टोरिया है, वहाँ से निकलता है वाइट नाइल। दोनों मर्ज कहाँ करेगा? खार्तूम में, सूडान के कैपिटल में, देख रहे हो ठीक से। और उसका वो बहते हुए चला जाएगा नीचे, ठीक है, मेडिटेरियन सी में। तो कंफ्यूज नहीं होना बाबू, ऐसे है अल्टीट्यूड है, इस तरह है, हमको 2D में नहीं नजर आएगा, 3D देखोगे तो ऐसे अल्टीट्यूड है, और ऐसे करके नीचे मेडिटेरियन सी में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो वही जो बताए थे ना, ग्रेट इथोपियन रिनांसस डैम जो बना रहा है इथोपिया, जिसकी वजह से जो लोअर राइबेरियन स्टेट है, लोअर राइबेरियन स्टेट का मतलब क्या है? सूडान और इजिप्ट, इसने मना किया था। देखो तो ग्रेट इथोपियन रिनांसस डैम, ये बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट होगा अफ्रीका का। देखो नाइल जो रिवर है, 90% इजिप्ट का फ्रेश वाटर वहीं से आता है, एंड 90% जो नेशन पीपल रिसाइड इन द, देखो ज़्यादातर लोग इजिप्ट के यहीं पे रहते हैं, इसलिए इजिप्ट घबरा गया कि यदि पानी डाइवर्ट कर देगा तो पानी नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। हम जानते हैं कि डैम का स्ट्रक्चर बना के हम पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए लोग घबरा गया कि तुम ग्रेट रिनांसस डैम बना रहे हो, हमारा तो पूरा जो अर्थव्यवस्था वही बर्बाद हो जाएगा। और केवल वही नहीं, सूडान ने भी चिंता व्यक्त किया है, क्योंकि देखो ना पहला तो इम्पैक्ट पड़ेगा सूडान के ऊपर ही, देख रहे हो। हाँ, बोल्गा रिवर बताए थे, दानुबे रिवर, बोल्गा रिवर। देखो बोल्गा रिवर सबसे बड़ा रिवर है यूरोप में। अब मैं तुमको जान के हैरानी होगा कि ये पूरा इंटायर रिवर केवल रसिया में ही बहता है, तो कहेगा यूरोप पे? हाँ यस, पार्ट साथ है, इसलिए बात समझे। यूरोप का कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो वोल्गा रिवर, मैं वो यूरोप में नहीं बहता है, वो कहाँ बहता है? रसिया में बहता है। और कहाँ पे ये ड्रेन अप हो जाता है? कैस्पियन सी में, ठीक है। देखो वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर होता है? समझा बताएगी। लार्जेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा किसी से कंपेयर किया जा सकता है। निखिल बताएगा। हाँ, लॉन्गेस्ट का मतलब बहुत दूर तक, तुम बोलो शिवानी। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ वाइज, हाँ, और लार्जेस्ट मतलब हाँ वॉल्यूम वाइज, पानी कितना है उसके अंदर, समझे ना। तो दुनिया में सबसे बड़ा लंबाई में कौन सा रिवर है? रिवर नाइल,
जिसके बारे में बात कर रहे थे। और लार्जेस्ट कौन सा है? अमेजन। पानी ज़्यादा है, समझे? कन्फ्यूज होता है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, कैसे याद करोगे इसको? लेंथ से लॉन्गेस्ट, उसको एक को याद कर लो अपने आप, लेंथ से लॉन्गेस्ट, समझ गए? देखो तो वोल्गा क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, एंड अनडाउटली यूरोप का लार्जेस्ट रिवर्स है, डिस्चार्ज में और ड्रेनेज बेसिन में बहुत एरिया को ऑक्युपाई करता है। देखो स्टार्ट होता है सेंट्रल रशिया से, फिर कैस्पियन सी में जाता है, इसलिए रसिया में इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया है। जैसे हमारे कंट्री में गंगा को दिया गया है ना, बिल्कुल उसी तरह बहुत ही पूजनीय है वोल्गा रिवर वहाँ पे। हाँ, दानुबे रिवर, बिल्कुल इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ मैं कोर्ट सेशन में। देखो दानुबे रिवर का खासियत क्या है? दानुबे रिवर देखो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, देखो कौन सा कंट्री? जर्मनी से। देख रहे हो दोनों ही सोर्स जर्मनी का है, सोर्स 1 और सोर्स 2। ब्रेग और ब्रिगैच ये दोनों ही जगह कहाँ पे हैं? जर्मनी में, वहाँ से स्टार्ट होगा। एंड जान के बच्चे लोग, तुम लोग को हैरानी होगा कि यूरोप का जो प्रोमिनेंट कैपिटल है अलग अलग कंट्री का, यूरोप में गॉट मैनी कंट्रीज, उसका जो प्रोमिनेंट कैपिटल है सब दानुबे रिवर के ऊपर ही बसा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, वेना ऑस्ट्रिया का कैपिटल, हंगरी में बुडापेस्ट जहाँ लोग शूटिंग करने के लिए जाता है, समझे? बॉलीवुड वाला लोग यहीं पे पहुँच जाता है शूटिंग करने के लिए। हाँ, सर्बिया का बेलग्राड, समझे? उसका देखो पुचारेस्ट रोमानिया का। तो इस तरह हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल है बहुत सारे यूरोप कंट्री का कैपिटल जो है वो कौन सा रिवर के ऊपर बसा हुआ है? दानुबे रिवर के ऊपर बसा है। और कहाँ पे ये जाके मर्ज करेगा? दैट इज अ ब्लैक सी। माउथ मतलब है जहाँ पे छोड़ेगा, समझ गए? आगे देखो, खत्म हो गया मैप। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, क्या क्या चल रहा है। देखो शरिया लॉ है क्या? शरिया लॉ मतलब कैसे मुस्लिम लोग को रहना चाहिए, मोडेस्टी क्या होना चाहिए, कैसे पेशकश करना चाहिए अपने आप को, कैसे बात करना चाहिए। फाइनेंस, देखो शरिया में ना इंटरेस्ट लेना हराम है, यू नो दिस थिंग। शरिया में जैसे मुस्लिम लोग यदि किसी को पैसा दे रहा है हेल्प करने के लिए, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। अभी ले लेता है तो गलत बात है, मगर शरिया में कहीं पे भी इंटरेस्ट का बात नहीं है, इंटरेस्ट लेना हराम है मुस्लिम धर्म में, समझे? एंड क्राइम, ये 3 चीज़ को डील करता है, मगर डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। हर एक कंट्री में शरिया का इंटरप्रिटेशन अलग है। आप देखो ना तालिबान में, अफगानिस्तान में शरिया का इंटरप्रिटेशन कितना खतरनाक है। एंड यू जस्ट सी द केस ऑफ सऊदी अरब, तो उसमें उतना डेंजर नहीं है। तो वही देखो, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है कस्टम, कल्चर और क्या रिलीजियस थॉट है डिफरेंट कंट्रीज़ का, उस हिसाब से। तो शरिया लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नहीं है। रीजन देख के, वहाँ पे कल्चर देख के, वहाँ पे कस्टम देख के, वहाँ पे लिविंग देख के, उस हिसाब से। जैसे अफगानिस्तान में जो इसका लागू है बहुत खतरनाक है, कोई भी चोरी किया हाथ काट दो, कुछ ज़्यादा ही है ना। ईरान में बहुत सारा कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया में ऐसा नहीं होगा। इंडोनेशिया बहुत ही लिबरल कंट्री है। हाँ, सऊदी अरब भी लिबरल ही है। आगे देखो, ये कल भी बताए थे तुम लोग को कि गूगल को कहा गया है, जैसे तुम लोग को पता है, कल बताए थे ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 भी बना, उससे पावर इन्वोक करे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कोई भी यदि गलत प्रैक्टिसेस हो रहा है ना, ऐसे मान लो प्रीडेटरी प्राइसिंग हो रहा है, प्रीडेटरी प्राइसिंग याद है ना, जानबूझ के दाम कम करना फिर दाम बढ़ा देना बाद में, जैसे रिलायंस जियो ने किया था। दूसरा केस क्या है तुम्हारा कि लेट से तुम ज़बरदस्ती, जैसे गूगल का आया था ना कि ज़बरदस्ती तुम अपने पावर को एब्यूज़ कर रहे हो, एब्यूज़ ऑफ पावर, कल ही तो बताए थे क्लास में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाओगे और यदि वहाँ से तुम खुश नहीं हो तो NCLAT के पास जा सकते हो, यदि वहाँ पे भी खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये मैकेनिज्म था। तो देखो हुआ क्या कि CCI ने बोला कि आपको इतना इतना पैसा देना होगा, है ना, लगभग आपको वही कह सकते हो कि 1300 करोड़ देना होगा लगभग। तो उसके बाद फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास गया, वही NCLAT के पास गया, तो NCLAT ने कहा कि 4 of the 10 नॉन मॉनिटरी कंडीशंस इंपोज बाय वेर सेट असाइड। तो उसमें 10 कंडीशंस इंपोज किया गया था गूगल के ऊपर। CCI ने 10 कंडीशन बोला कि ये 10 कंडीशन आपको फॉलो करना होगा। मैंने डे टू डे करंट अफेयर्स में पढ़ाया था तुम लोग को, 10 कंडीशंस था, मगर NCLAT ने बोला कि नो, 10 कंडीशन में यू शुड फॉलो ओनली 6, 4 हटा देते हैं, 4 हटा दिया गया। कौन सा हटाया देखो, तो 4 of the 10 non-monetary condition imposed by CCI were set aside by the appellate tribunal, allowing third-party app stores in Play Stores
यानी कि थर्ड पार्टी का भी होना चाहिए आपके प्ले स्टोर में, ये चीज़ हटा दिया गया। आप करना है करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। अलाउइंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द गूगल एप्स, गिविंग APIs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू द थर्ड पार्टी एंड अलाउइंग साइड लोडेड एप्स। यानी कि ये सब चीज़ करना है तो करो, नहीं करना मत करो। इस पे जो भी CCI किया है वो मैं हटा देता हूँ। मैं 6 कंडीशन जो CCI आपके ऊपर इम्पोज किया वो आपको करना होगा, और जो पैसा भी जो अमाउंट है यू हैव टू डू इट, आपको पे करना होगा। तो देखते हैं कहीं क्या भरोसा गूगल सुप्रीम कोर्ट चला जाए, ये इससे खुश नहीं होगा तो गूगल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आगे देखो, अब देखो गुजरात का स्थिति क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस दिया कि जितने भी PSUs है, देखो PSUs स्टेट का भी होता है, एक सेंटर का भी होता है, एक स्टेट का भी होता है। PSUs का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें 51% शेयर तुम्हारा गवर्नमेंट का हो, चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो। तो इसमें कहा गया कि जो डिविडेंड है या तो आप 30% पे करो, जो भी कमा रहे हो, डिविडेंड मतलब जो कमा रहे हो उसमें या तो 30% हमको भेजो, डिविडेंड में रेगुलर होता है, या फिर 5% जो भी प्रॉफिट हुआ उसका, जो भी नेटवर्थ हुआ उसका 5% प्रॉफिट करो, है ना, जो भी हायर है। तो यानी कंपलसरी कर दिया गया। तो कई क्रिटिक्स बता रहे हैं कि एक तो आपका स्टेट में PSUs काम नहीं कर रहा ठीक से, और इस तरह का स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन से स्ट्रिंजेंट बात लगाना PSUs के ऊपर, PSUs के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बात समझे? तो जो रिसेंट CAG रिपोर्ट आया था उसमें कहा है कि 100 गुजरात स्टेट PSUs कैड ऑन इक्विटी बेस्ड ऑफ नियरली 1 लाख करोड़, यानी कि लगभग 100 जो गुजरात का PSUs है वो 1 लाख करोड़ के ऑपरेशन से काम कर रहा है। एसेट कितना है? 3 लाख करोड़ का है। मैं जो अर्न कर रहा है बेचारा कितना अर्न कर रहा है? केवल कह सकते हो 2500 करोड़ ही कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो वो भी जो मेन है वो भी 8 फार्म से ही आ रहा है, यानी कि 50 PSUs में, सॉरी 100 PSUs में केवल 8 फार्म से ही तुम्हारा प्रॉफिट भी आ रहा है। तो हाउ कैन यू इम्पोज सच रेगुलेशन ऑन ऑल द PSUs, क्योंकि आपका सब PSUs ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने सिमिलर चीज़ सेंटर के तरफ से भी देखा था, तो ये रिग्रेसिव है। पहले तो आपको PSU का कंडीशन समझना होगा, PSU उस स्थिति में है कि नहीं है पैसा देने लायक। यानी यहाँ पे बोल रहे हो कि या तो 30% तुम डिविडेंड दो, या नेटवर्थ का जो 5% प्रॉफिट है वो तुमको देना है, जो दोनों में जो सबसे हायर होगा वो दोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझिए ना। ये देखो डॉग्स है, स्ट्रे डॉग का ABC रूल्स बनाए थे ना क्लास में, ABC रूल बताए थे तुम लोग को। देखो एवरेज देखो 6 to 7 मिलियन डॉग्स बाइट होता है, बताओ 60 लाख से लेकर 70 लाख तक, है ना, कुत्ता काटने का जो डेटा आता है प्रत्येक साल, इतना ज़्यादा है। और एक भी कुत्ता काटा तो उसके लिए 5 डोज ऑफ वैक्सीन चाहिए, 5 डोज ऑफ वैक्सीन ही रिक्वायर, जानते हो ना। और उसका भी एक फेज वाइज देना पड़ता है। इंडियाज़ रेबीज वैक्सीन मार्केट देखो कितना है, $150 मिलियन का, इतना बड़ा मार्केट है, यानी इतना पैसा लगता है। देयर आर इश्यूज पर्टनिंग टू द असेसिंग प्रॉपर डिमांड इन एडवांस एंड शॉर्टेज आर सीन। और बहुत सारे एरियाज़ में तो रेबीज का वैक्सीन भी नहीं है। एंड कंट्री में देखते हो रेबीज का मेनांस बढ़ते चला जा रहा है। हम लोग कुछ दिन पहले भी बात किए थे स्टूडेंट कि यदि रेबीज से कोई ग्रसित है तो वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी देख के ही डर जाता है, पानी पी के तो भाग जाएगा वो। रेबीज मतलब एक वायरस है, काइंड ऑफ वायरस जो बाइट करने से आता है। कुत्ता यदि बाइट करे, बहुत डेंजर चीज़ है वो। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ देखो यूनियन, अब देखो यूनियन, अब बार बार प्रेशर हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर काम करो, है ना, वही LGBT कम्युनिटी के ऊपर काम करो। तो यूनियन गवर्नमेंट देखो क्या बोला कि ठीक है हम कमेटी बना के चेक करते हैं कितना फिजिबल है। ये भी बड़ी बात है ना। पहले क्या था कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रहा था, LGBT कम्युनिटी बोला कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अब बोल देंगे एक लड़का के साथ शादी कर सकता है, एक लड़की के साथ शादी कर सकता है, जो नॉर्मल व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा चोट आ जाएगा। जैसे अभी शादी करने के लिए एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन का होना जरूरी है, सही बात है, ये नियम है अभी। मैं जब भविष्य में एक लड़का के साथ शादी करता है, एक लड़की के साथ शादी करती है, तो जो हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो प्रेशर बार बार है। कल भी हम बोल रहे थे कि देखो कभी भी, और जिस हिसाब से डॉक्टर चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है या फिर उनका जो बेंच है, बेंच में लगातार वॉइस तो उसकी तरफ से ही दिया जा रहा है LGBT कम्युनिटी के लिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट जारी किया है, बोला कि ठीक है आई विल मेक अ कमिटी, हम देखेंगे
तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी मानने के लिए तैयार है कि वो कमेटी बना के इस पर और अध्ययन करना चाहता है। देखो उसी से रिलेटेड आया है कि यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वाज अ विलिंग, हमारा मन था कि एक कमेटी बनाएं, हाँ, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे और देखें कि जेन्यून ह्यूमन कंसर्न क्या है जो सेम सेक्स कपल्स जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स सब। क्योंकि इन लोगों का बैंकिंग में आप देखो ये लोग का कपल, जैसे अभी जॉइंट अकाउंट बनता है ना, मदर और फादर का जॉइंट अकाउंट बन सकता है, मैं इन लोगों का जॉइंट अकाउंट नहीं बनेगा। इन लोगों का जो इनहेरिटेंस राइट्स वो नहीं मिलता, जैसे पिताजी का ज़मीन है तो बच्चे को मिलता है ना, वो नहीं मिल पाता है। तो जो भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बैंकिंग से लेके इंश्योरेंस से लेके, उसके लेके हम कमेटी बनाने का सोच रहे थे। ये एफिडेविट में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। अब ये देखो ये भी बहुत अनोखा चीज़ है, गो फर्स्ट क्या है? एयरलाइंस का नाम है। हमारे कंट्री में ना जो सबसे ज़्यादा एयरलाइंस का जो शेयर है वो इंडिगो है। इंडिगो हैज़ गॉट द शेयर ऑफ 50% से ज़्यादा शेयर है, ठीक है, 50 to 60% होगा। उसके बाद यदि टाटा का बात करें, टाटा का तुम्हारा 26% है, और ये जो गो फर्स्ट है इसका 6 से लेकर 7% शेयर है। तो अब इसको लग रहा है कि ये जो टाटा और इंडिगो है ये डुओपोली कर रहा है। जब डुओपोली करे तो जानते हो जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, फिर वो एनसीएलटी के पास जाता है, वही मैकेनिज्म। देखो गो फर्स्ट अप्रोच एनसीएलटी सीकिंग एडमिशन ऑफ इट्स, बोला कि हमारा जो इन्वेंसी जो हमारा क्रेडिटर्स है उसे कितना बाकी है, लगभग 11,000 करोड़ का बाकी है। इट ओस क्रेडिटर्स रुपीज़ इतना रखा है, क्रेडिटर का इतना पैसा रखा है, यानी कर्ज में चल रहा है। ये इसलिए कर्ज में चल रहा है क्योंकि बाकी जो इंडिगो है टाटा एयरलाइंस वो इससे ज़्यादा शेयर है, तो इसको दिक्कत हो रहा है। और दूसरा देखो भारत सरकार का जो उड़े आम नागरिक देश का आम नागरिक उड़ान जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी देखे थे कि एयरलाइंस को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दिए जा रहे थे। दूसरी बात है कि जो टरबाइन यूज़ होता है, जो फ्यूल यूज़ होता है इसमें, वो उसमें भी दाम बहुत ज़्यादा है। अभी बोला गया कि सऊदी अरब के बराबर कर दिया जाएगा वहाँ पे जो मिलता है, जान रहे हो सभी चीज़। तो इसका प्रॉब्लम, तो गो फर्स्ट इज़ अ नथिंग बट इज़ अ कंपनी, यानी कि एयरलाइन कंपनी है, समझे, एयरलाइन कंपनी है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? इंडिगो का। उसके बाद किसका है? टाटा का। और उसके बाद इसका है 6 से 7%। आगे देखो, ये जानते हो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मांग रहा है तुम लोग का, यदि पढ़े हो तो होगा बढ़िया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यस हम बैक स्टॉप अरेंजमेंट देने के लिए तैयार है, एनएआरसीएल, वही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डीएफआई से रिलेटेड। नेविड भी आया था, नेविड के लिए भी और एनआरसीएल के लिए भी। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये है कि एनआरसीएल को दिक्कत नहीं होगा, वो पैसा आराम से मोबिलाइज कर सकता है, और क्योंकि थर्ड पार्टी बैठा हुआ सरकार खुद ही, तो थर्ड पार्टी भी उसको पैसा देने के लिए तैयार हुआ क्योंकि सरकार बैकअप में बैठा हुआ है। डिसएडवांटेज क्या होगा? कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ेगा। अभी एफआरबीएम एक्ट में क्या बताया गया? ओनली 0.5% होना चाहिए फिस्कल बजट का, और इसमें क्या है 2 से 3% हो चुका है कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह यदि आप सपोर्ट देते जाएगा भारत सरकार तो कंटीजेंट लायबिलिटी बढ़ते चला जाता है। थोड़ा बहुत तो समझो, ठीक है, अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, उसके लिए तुमको पूरा इकोनॉमिक्स का यात्रा करना पड़ेगा। लायबिलिटी समझो, बोझ बढ़ेगा सरकार के ऊपर। आगे देखो, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और ड्यूरेबल लिक्विडिटी काहे इंक्रीज हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में। अब शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए लिक्विडिटी बढ़ गया। अब कुछ समय के लिए लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट, सरकार का पहल और मार्केट में पॉजिटिव फोर्स, इसलिए लिक्विडिटी बढ़ जाना। यानी कि मान लो कि आदमी लोग क्या किया, उसमें डिपॉजिट कर दिया तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, बिजनेस ऐसा चल रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। और ड्यूरेबल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल लिक्विडिटी मतलब होता है कि यदि बाहर से एफडीआई बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसका असर बैंक में भी पड़ता है, तो जो लिक्विडिटी है वो ड्यूरेबल हो जाता है, लंबा समय के लिए बढ़ जाता है। तो डोमेस्टिक मार्केट की वजह से शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़ता है, और ड्यूरेबल लिक्विडिटी तुम्हारा बाहर के मार्केट की वजह से बढ़ता है। दैट पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देखो, हाँ देखो, अब तुम लोग देखो, खुद बच्चे लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे कि 2019 और 20 में सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किए थे, ठीक है, देखो $51 बिलियन का, और अभी 22-23 में ओनली $26 बिलियन। क्यों घटा है? इतना क्यों घटा है? जानते हो ना, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, तो अब वहाँ से लोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। पहले आर्बिट्रेज था, आर्बिट्रेज का मतलब है कि भारत में यदि तुम जाके लोन लेते हो बैंक से तो बहुत इंटरेस्ट लगता था, अब बाहर से यदि लेते हो तो बहुत कम इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि फेडरल रिजर्व का ओनली 0.1% 2%, तो आराम से लोग ला रहे थे पैसा।
अब तो यहाँ भी 5% 6% कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ से लाओगे तो और महंगा हो जाएगा, तो इसलिए कम हो गया, नंबर 1। दूसरा रीज़न क्या है कि कभी भी डॉलर में लोगे ना, जब करेंसी आप डॉलर में बोरो करते हैं तो हमेशा आपका डर रहता है कि आपका करेंसी कहीं डिप्रिशिएट ना कर जाए, तो हमेशा हेजिंग मैकेनिज्म लेके चलते हैं, थर्ड पार्टी को रिस्क देते हैं, 2% 1% पे करते हैं। तो एक मेन रीज़न है कि डॉलर के कंपेयर में इंडिया का करेंसी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो जाता है, इसलिए भी हम नहीं ला रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही टेंशन रहता है हेजिंग का। तो ये सब, और दूसरी बात है कि यस वी आर गेटिंग सफिशिएंट मनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन रिमिटेंसेस, $100 बिलियन मिल रहा है, FDI भी हमें ठीक ठाक मिल रहा है। जब विकल्प है हमारे पास तो बाहर से क्यों लेंगे? बाहर से तब लेते हैं जब आर्बिट्रेज रहता है, हमें आर्बिट्रेज मतलब इंटरेस्ट कम होता है तब लेता है, तो इसलिए कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो मीडियन एज टोटल फर्टिलिटी रेट, ये क्या होता है? मीडियन एज का मतलब है कि हमारे इंडिया में कितना मीडियन एज है? 28.2, 28 साल, लगभग 28 साल। 28 साल का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि 50% जो आबादी है वो 28 साल से ऊपर है, अब 50% जो आबादी है वो 28 साल से नीचे है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो भारत इसलिए बहुत यंगेस्ट कंट्री है। 50 साल क्या है तुम्हारा? 50% 28 ईयर से अबव है, और 50% क्या है? 28 से बिलो है, इसको बोलते हैं मीडियन। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है भारत का? अभी 2% नहीं, 2। एक माता अपने जीवन में 2 बच्चे को जन्म देती है, टोटल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना होता है? हाँ, इंडिया में 2.1, वह उससे नीचे चले गए हैं। हाँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? 15 से लेके 64, ठीक है, ऊपर लो, डिवाइडेड बाई जो नॉन डिपेंडेबल, जो डिपेंडेबल पॉपुलेशन है, या फिर टोटल पॉपुलेशन ले लो। वर्किंग एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, इट इज योर वर्किंग एज पॉपुलेशन। और डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कितना डिपेंडेंट है? ऊपर डिपेंडेंट, नीचे वर्किंग एज पॉपुलेशन। डिपेंडेंट मतलब जो 0 से लेकर 15 साल और 65 से प्लस उसको रख दो, और नीचे वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसका जो रेशियो निकलेगा दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। समझ में आ गया ना? तो मीडियन एज कोई पूछेगा तो बता देना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे समझो, बिल्कुल वही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है। देखो, करंट अफेयर्स इन रिसेंट टाइम्स, कंसिक्वेंशियल राइट्स आर द इंट्रिकेटली लिंक टू पर्सनल लॉस। देखो क्या गजब बात है। देखो जो चीफ जस्टिस है उनको पता है कि मामला बहुत ही डेलिकेट है, मामला इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम लोग को दिख रहा है। भारत के पार्लियामेंट के अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जैसे इनहेरिटेंस होगा तो उसके लिए अलग एक्ट बनेगा, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड है उसके लिए अलग एक्ट बनेगा। तो चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो कहते हैं कि ठीक है, हमने मान्यता दे दिया आपको, हमने लीगलाइज कर दिया, मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारा लॉ बना हुआ है, यदि पार्लियामेंट में जो बहुत सारा लॉ बना हुआ है उसके अंदर यदि नहीं आए इसके राइट्स के बारे में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा लीगलाइज करने का भी मतलब कुछ बनता नहीं है अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट का जो डिफरेंट लेजिस्लेशन है उसमें हर एक चीज़ में इनका नाम होना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी, LGBT कम्युनिटी का। देखो वही चीज़ है। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which is looking into the recognition of same-sex marriages was prima facie unanimous that even if it decides to grant marriage rights, मान लो हमने दे दिया तुमको मैरिज राइट सेम सेक्स कपल्स के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमको कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स दे देंगे। मतलब शादी करने के बाद जो राइट्स मिलना चाहिए था, क्या राइट्स मिलना चाहिए? एडॉप्शन का, किसी का बच्चे का एडॉप्ट करने का, सक्सेशन का, सक्सेशन मतलब सक्सेसर, इनहेरिटेंस का होगा, इनहेरिटेंस का, ये सब चीज़ आसान नहीं है क्योंकि सभी चीज़ तुम्हारा पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड है। तो हर एक चीज़ में हर एक जगह कहाँ सुप्रीम कोर्ट इंटरफीयर कर सकता है? वो तो पूरा पार्लियामेंट का बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ढेर सारा लॉज है इससे रिलेटेड, हर एक लॉ में संशोधन करना पड़ेगा। तो केवल मान्यता देना ही बड़ी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, द राइट्स विच सेम सेक्स कपल आर इंटेंडेड टू गेट, कौन से? यदि मान लो कि मैरिज रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो क्या क्या राइट्स इन लोग को मिलेगा, जो कि मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है क्या क्या राइट्स मिलना चाहिए कि यस जॉइंट अकाउंट खोल सकता है स्पाउस के साथ, जो भी उसके, जैसे 2 लड़का है, ठीक है, तो एक लड़का के साथ दूसरा लड़का का ही फोटो, 2 लड़की है दोनों का फोटो, इस तरह। दूसरा क्या है कि यस बाइंग और रेंटिंग ए प्रॉपर्टी को रेंट में देना, खरीदना या बेचना। और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी साथ में रखना, जैसे मदर और फादर का होता है ना, तो एक साथ ये दोनों कपल का होगा। उसमें देखो रिलेटिव,
रिलेटिव का डेफिनेशन लिखना आईटी एक्ट के अंदर। बाइंग हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस एज अ पार्टनर, है ना, पार्टनर के रूप में। और स्पाउस का जो प्रॉपर्टी है, पति का प्रॉपर्टी पत्नी को जाता है, या फादर का प्रॉपर्टी बच्चे को जाता है, तो इस तरह ये सभी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। शादी होने के बाद ये सभी चीज़ मिलता है। मैं सबसे बड़ी बात है कि हम शादी तो करवा देंगे, चलो ठीक है, रिकॉग्नाइज भी कर देंगे, लीगलाइज भी कर देंगे, व्हाट अबाउट दिस राइट्स। इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल राइट जो है वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू गिव। एंड सही बात है, देखते हो कितना बड़ा इशू एक्चुअली है, छोटा इशू नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनाएगा तो बहुत बड़ा बात है, कितना चेंज होगा इससे आगे। देखो, इसलिए देखो डायरेक्ट बोलते हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी एज सेवरल राइट्स स्ट्रगल्स अक्रॉस पर्सनल लॉज। इसलिए अलग अलग जो भी राइट्स दिया गया है ह्यूमन बींग को शादी के बाद, वो अलग अलग पर्सनल लॉज में है। सेम चीज़। इफ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफर्ड ए रियलिटी चेक बाय पॉइंटिंग आउट दैट नियरली 3 डजन लॉज, लगभग यहाँ पे 3 डजन लॉज है जो कि इस सब चीज़ को चेक करता है, मैरिज के बाद क्या 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 राइट्स मिला, 3 डजन, यानी कि 30-35 लॉज ऐसा है। स्पेशल मैरिज एक्ट देखो सेकुलर लॉ है, जहाँ पे इंटरफेथ, जानते हो इंटरफेथ का शादी होता है 1944 में। बट हिंदूज, जैना, बुद्धिस्ट, सिख हु गेट मैरिड अंडर दिस लॉ फॉल बैक ऑन देयर पर्सनल लॉज फॉर इनहेरिटेंस। अब जो भी शादी करते हैं, हिंदू शादी किए, जैन किए, वो फिर अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से इनहेरिटेंस और दूसरा बेनिफिट उठाते हैं, मतलब नहीं उठा पाते हैं। यदि मान लो कि सिंपल शादी की है, अपने धर्म से शादी की है तो मिलेगा उसको राइट्स, बट यदि स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से किया तो फिर वो इनहेरिटेंस उसको नहीं मिलता है, फॉल डाउन, फॉल बैक, नहीं मिलेगा उसको। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि यस, कि जो शादी है तुम्हारा, तो ऑन सेम सेक्स कपल्स राइट टू मैरी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट टू फैमिली, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी इफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर कंसर्न। इसलिए तुमको डिग्निटी तो मिलेगा, तुमको इक्वलिटी तो मिलेगा, तुमको फैमिली बनाने का हिस्सा मिलेगा, बट जो बाकी लाभ मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल कपल को मिलता है, वो तुमको मिलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पार्लियामेंट को ही बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 डजन पर्सनल लॉज में अलग अलग दिया गया है। टफ ना, समझ गए ना, बहुत टफ है। आगे देखो, वैगनर ग्रुप बताएं कि नहीं बताया, रसिया का अपना ही प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है, वही पुलिस ग्रुप बोले तो एक ही बात है, मिलिट्री ग्रुप है। देखो तो इसलिए देखो, वैगनर ग्रुप रसिया का पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, और ये काम करता है नेटवर्क ऑफ मर्सिनरीज। क्या होता है मर्सिनरीज का मतलब? मिशनरीज नहीं, मर्सिनरीज, यानी कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई पुलिसिंग सिस्टम, कोई मिलिट्री सिस्टम, यदि पैसा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मर्सिनरीज। तो बोल रहा है कि ये सब क्या है, एक मर्सिनरीज का नेटवर्क है, और उसको कौन चलाता है? रसिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, समझ गए? तो द ग्रुप ऑपरेट्स बियॉन्ड द लॉ इन रसिया, यानी कि रसिया का लॉ से नहीं चलता है, बहुत सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जो हेड ग्रुप का है वो खुद एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन है, उसका नाम पुतिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीफ है उसका नाम देख सकते हो, येवगेनी है, ठीक है। द ग्रुप फर्स्ट ऑपरेशन देखो, जब क्रीमिया को 2014 में एनेक्स किया गया ना, जैसे भी यूक्रेन में देख रहे हो, तो 2014 में भी इस वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हथियाने में। 2015 के बाद देखो ये सीरिया में जाकर फाइट कर रहा है, समझे? सीरिया में वहाँ पर ऑयल फील्ड सबको गार्ड कर रहा है, क्योंकि सीरिया में जानते हो आईसिस का प्रॉब्लम है, इस्लामिक स्टेट का, तो वहाँ पे गार्ड कर रहा है। इतना ही नहीं, लीबिया में भी गया। देखो लीबिया बताए थे ना, 2 पैरेलल सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, तो एक सिस्टम को ये सपोर्ट कर रहा है, पैरेलल गवर्नमेंट 2 है ना, एक रसिया भी सपोर्ट कर रहा है, उसमें इसी को भेजा है, वैगनर ग्रुप को ही भेजा है। जैसे सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में देखो डायमंड माइंस है, उसको प्रोटेक्ट, बताए थे ना डायमंड माइन रॉक क्यों नहीं आ पाता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ का जो रेबल ग्रुप से जो कन्फ्लिक्ट करता है उससे बचने के लिए वहाँ का जो गवर्नमेंट है इसको बुलाई है और इसने भेजा है। दे विल अर्न मनी बट प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वैगनर ग्रुप के लिए इसलिए न्यूज़ में आया कि वैगनर ग्रुप कोई लीगलाइज ग्रुप नहीं है। लोग कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन का बनाया हुआ अपना पैरामिलिट्री फोर्स है ये, जो कि मर्सिनरीज है, पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ माली देखो वो भी यूज़ कर रहा है, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट वैगनर ग्रुप को यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे भी, समझ गए? देखो ब्रॉडबैंड डेफिनेशन चेंज हो गया। अब ब्रॉडबैंड डेफिनेशन का मतलब क्या है? 2 Mbps होना चाहिए, 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले तुम्हारा पहले 512 kbps है तो ब्रॉडबैंड कह सकते थे। अब देखो ब्रॉडबैंड का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। ब्रॉडबैंड जो वाईफाई लगाए हो ना बच्चे लोग,
दैट्स कॉल्ड ब्रॉडबैंड। लगाए हो ना तुम, तो समझो कि 2 Mbps आना चाहिए। 2 Mbps नहीं आ रहा है तो रिलायंस जियो को बोलो कि आपका ब्रॉडबैंड हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज किया कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि मिनिमम जो डाउनलोड स्पीड होना चाहिए वो 2 Mbps होना चाहिए, 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड होना चाहिए। पहले क्या था स्टूडेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जो जुलाई 2013 में बोला था कि क्या होना चाहिए, 512 kbps होना चाहिए मिनिमम डाउनलोड स्पीड। अब बढ़ा दिया गया, उसको कितना कर दिया गया, 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड किया गया है। ब्रॉडबैंड देखो, ये डेटा कनेक्शन दैट इज एबल टू सपोर्ट इंटरैक्ट। देखो इसका मतलब क्या कि जितने भी डिवाइस है सबको सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे वाईफाई में तुम कनेक्ट कर लिए, समझे, इंटरनेट कर सकते हो। कम से कम डाउनलोड स्पीड 2 Mbps का होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जहाँ पे भी प्रेजेंट हो एंड सो ऑन। देखो अब इंडिया में सब्सक्राइबर देखो, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर यदि इस आंकड़ा से हम देखें 2 Mbps के आंकड़ा से, तो 82 करोड़ सब्सक्राइबर है। हो माय, 140 करोड़ में 82 करोड़ सब्सक्राइबर है। देख रहे हो बच्चे लोग। उसमें से लगभग 80 करोड़ जो है वो वायरलेस है, जैसे हम लोग का है वायरलेस, जैसे तुम्हारा भी है वायरलेस ही है, और कुछ कुछ तुम्हारा क्या है वायर वाला है, तार से जुड़ा हुआ है। तो वायरलेस ही है अभी का ज़माना, वाईफाई वायरलेस ज़्यादा आसान होता है, समझे। तो कोई पूछेगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत में कितना है, तो क्या बोलोगे, 82 करोड़। उसमें तुम भी आती हो, अब तो बढ़ गया होगा आंकड़ा, समझ गए ना, आंकड़ा बढ़ गया होगा, तुम्हारा भी तो जुड़ा है इसमें। तुम बोलोगे कैसे पता चलता सरकार को, सरकार को सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं नेट पे। एक बार में चीटा खोल देगा तुम्हारा, मैं वो प्राइवेसी है इसलिए कुछ नहीं करता है, पता है सब बाबू, जो करते हो ना इंटरनेट में सब पता चल जाता है। जो वहाँ पे जो साइबर होगा वहाँ पे सब एक एक सेकंड का बता देगा। जैसे मान लो कि कोई डकैती कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, एक बार में पकड़ेगा ऊपर से, फिर ऑर्डर आ जाएगा इंटरसेप्ट करने का। तो अब मत समझो कि इंटरनेट से हीरो बनना है, इंटरनेट से कोई गलत चीज़ होगा तुरंत धर लिया जाएगा उसके ऊपर से। इसलिए कहते हैं कि हर नागरिक का अंडर सर्वेलेंस है 24/7। मोबाइल तो फ़ोन है ना कम से कम, आप देखते हो मोबाइल फ़ोन की वजह से क्रिमिनल लोग कैसे पकड़ाता है। वो हर कोई दृश्यम मूवी तो नहीं देखता है, दृश्यम मूवी जानते हो ना। अब दृश्यम मूवी का भी देख देख के कितना क्राइम हुआ इस कंट्री में, वो मोबाइल फेंक के देना। तो सर इनक्रिप्टेड भी तो है सर। इनक्रिप्टेड है तो वो इनक्रिप्टेड कंपनी, और तुम्हारे मानो कि तुम टेररिस्ट हो तो काहे का इनक्रिप्टेड है, तुम पे NIA लग गया, जैसे अभी मनीष कश्यप पर लगा है, तो काहे का इनक्रिप्टेड है। एक एक चाल देखता नहीं, मनीष कश्यप का पैसा पकड़ा है, कितना बेचारा, कितना पैसा था, बस 50 लाख था। 50 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, ओनली 50 लाख, 50 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लोग तो करोड़ों अरबों खरबों होता है लोग के पास, 50 लाख था। वो बेचारा वो मनीष कश्यप कितना अच्छा आदमी था, वो पैसा दूसरे को बांट देता था, गरीब लोग को मोबाइल फ़ोन खरीद देता था, गरीब बच्चा बेटा बेटी लोग को पढ़ने के लिए दे देता था। वो तो बहुत अच्छा आदमी था उस सेंस से देखा जाए तो। अभी बेचारा सुप्रीम कोर्ट कल क्या बोला कि हम नहीं सुनेंगे इसका, नहीं है, कपिल सिब्बल बोलते रह गया, बोला ना और काम धंधा नहीं है क्या, हटा उसको। अगेंस्ट में कपिल सिब्बल नहीं, कपिल सिब्बल फॉर में उसका भी नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनता, हो गया होगा, टाइम खत्म हो गया, निकलो। यहाँ तुम्हारा जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उसका नहीं सुनता, हो गया टाइम, हो गया लंच हो गया, जाओ। तुम अपना है ना अटॉर्नी जनरल, उससे क्या मतलब है हमको, तुमसे बड़ा आदमी है, तुम हमारे सामने पेशकश कर रहा है, हम चीफ जस्टिस हुए, फुल वो रहता है। सही है, प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है आपको, उसी को तो बचा हुआ है। बचा हुआ है। देखो जो न्यायाधीश, जो न्याय दे रहा है वो क्या समझेगा तुमको, तुम क्या समझेगा, तुम कुछ भी हो, क्या मतलब है, तुम्हारा पोजीशन से थोड़ी डिसाइड होगा। यहाँ तो मिनिस्टर लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, बताए ना सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है। लॉयर लोग तो कुछ नहीं समझता है, मिनिस्टर सबको लाइन में लोगों पीछे पीछे पीछे। DGP है, जाओ दूर जाओ दूर, कोई इज्जत नहीं है DGP सब तो कहता। तो वो भी सोचो कि जो आदमी लोग के सामने जो हीरो बनता है उससे क्या स्थिति है वहाँ पे, बुरा हालत कर देता है। और जो स्टेट का जो मिनिस्टर होता है उसका तो कोई इज्जत ही नहीं है। चलो सेंटर में तो थोड़ा होता भी है, स्टेट का मिनिस्टर में कोई इज्जत नहीं है। CM सबको तो बैठा देगा, मनमोहन सिंह को तो उठा दिया था PM में, उठ के बोलो, सिटिंग PM को बोला उठ के बोलो, पूछते हो, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ये चीज, बाकी किसी का पावर नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो इससे भी हमारा संस्था बचा हुआ है। देखो अब ये तुमको समझना होगा, मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश के थे,
इनको जाता है क्रेडिट की, इन्होंने माइक्रो फाइनेंस बनाया था। माइक्रो आजकल देखते हो ना तुम लोग बंधन बैंक का कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है इनको ही जाता है। बांग्लादेश के थे ये, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे बहुत, और इनका जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में अपलोड किया गया। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। देखो, नोबेल पीस प्राइज़ अवार्डी एंड सोशल एंटरप्रेनर मोहम्मद यूनिस, ठीक है, इनको ही क्रेडिट जाता है। जो अभी तुम मॉडर्न डे वर्जन देखते हो माइक्रो फाइनेंस का, इन्होंने एक्चुअली बांग्लादेश का रूरल एरियाज़ में 1970s में वो एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। देखो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, केवल इंडिया ने बहुत, वर्ल्ड का बहुत सारा कंट्री ने अडॉप्ट किया था। देखो बांग्लादेश का है ये, कहीं का भी हो सकता है। देखो तो इनके प्रयास की वजह से 1983 में इन्होंने ग्रामीण बैंक फॉर्म किया। ग्रामीण बैंक याद आ रहा है, पहले बांग्लादेश का जो क्रिकेटर सब था ये ग्रामीण बैंक का ही लोगो लगाता था। जैसे इंडिया सहारा लगाता था तो ये ग्रामीण बैंक का लगाता था, याद है? यस, ग्रामीण बैंक का 1983 में ग्रामीण बैंक बनाया इन्होंने, बिल्कुल। तो माइक्रो फाइनेंस को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ये खड़ा कर रहे थे उस समय। यूनिस ने कहा कि यस, हम 240 रुपये देने के लिए तैयार है आर्टिसंस को, फार्मर्स को, रूरल बांग्लादेश में उस समय। और इससे क्या कि जो बेचारा बैंक से नहीं जुड़ा हुआ था, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से नहीं जुड़ा हुआ था, उसको भी, ऐसे आदमी को भी पैसा पहुंचा रहे थे। अभी देखो ना किस लेवल पे गया है। तो यूनिस देखो, यूनिस क्रिएटेड अ कोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग स्मॉल लोन्स, कैसे छोटे छोटे बॉर्डर्स को दे, और जो कि को गारंटर बनेंगे, यानी कि जैसे ये बंधन बैंक में महिला लोग आती है ना साथ में, तो ये एक दूसरे का गारंटर है, खुद गारंटर है, ग्रुप ही गारंटर है। इसके लिए अलग से कोलेटरल देना नहीं पड़ता है। एंड दे मोबिलाइज द मनी फ्रॉम द बैंक, और लोगों को पैसा देती है। अब पैसा मिल गया तो उसके बाद फिर रिटर्न करेगा, आस्ते आस्ते इंटरेस्ट देगा। हाँ, वीकली, अब पर डे वाला भी होता है। कितना बढ़िया व्यवस्था है कि एक नॉर्मल सामान्य परिवार जिसको पैसा का नीड है तो वो भी वहाँ से पूरा कर सकता है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। देखो हाँ, देखो स्टील को डिकार्बोनाइज करना इतना आसान नहीं होगा। उस दिन हम लोग ग्रीन स्टील देख रहे थे ना, तो बोला इट इज़ नॉट ईजी। देखो इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है ना, और हम लगभग 120 मिलियन टन प्रोड्यूस किए थे 2021 में। मैं तुम लोग जानते हो, कई बार मैं बता चुका हूँ कि स्टील प्रोड्यूस करने का 3 तरीका है। एक तरीका क्या है, फर्नांस में, ब्लास्ट फर्नांस में एक इलेक्ट्रिक आर्क था जिसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, फर्स्ट वाला तो बहुत निकलता था। और तीसरा है ग्रीन स्टील, जो कि अभी मोमेंटम पा रहा है, यानी कि आने वाले समय में रियलिटी होगा। तो देखो जो फर्नांस, ब्लास्ट फर्नांस सब जगह यूज़ किया जाता है हमारे कंट्री में, थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कोल से जो यूज़ किया जाएगा, उसमें देखो 1 टन स्टील बनाने में कितना रिलीज हो रहा है, 1.8 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आखिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे है, सीधा मैकेनिज्म देखो क्या होता है। हमें केमिकल रिएक्शन चाहिए होता है, समझे? हमें आयरन ऑक्साइड से आयरन को निकालना होता है, क्योंकि स्टील इज नथिंग बट इज अ वैल्यू एडिशन ऑन आयरन। आयरन में वैल्यू एडिशन होता है स्टूडेंट। स्टील नेचर में नहीं पाए जाते हैं, स्टील बनाया जाता है आयरन से, आयरन ओर से आयरन मिलता है नेचुरल, बात समझे? तो जो भी मिलता है नेचुरली वो आयरन ऑक्साइड होता है, वहाँ से हमें आयरन को निकालना है। तो कार्बन को रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन वहाँ का ऑक्सीजन निकालेगा, तो कार्बन जब ऑक्सीजन निकालेगा, ऑक्साइड निकालेगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा इधर, तो CO2 रिलीज हो जाएगा। देखो बात समझे ना? इसमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शन से हमें आयरन ऑक्साइड से आयरन को निकालना होता है, यानी कि ऑक्सीजन को अलग करना होता है, आयरन को अलग करना होता है। एट प्रेजेंट देखो कार्बन यूज़ किए जाते हैं इसमें, आयरन ऑक्साइड हीट होता है कोक से। कोक वही जो बाहर से लाते हैं, बोलते हैं कोकिंग कोल, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कार्बन कंटेंट होता है, उससे हम जलाते हैं कितना, 17,000 सेल्सियस में, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। इससे क्या होता है, कार्बन रिमूव्स ऑक्सीजन। कार्बन क्या करता है, आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव कर देता है। कार्बन जो यूज़ कर रहे हो एज अ कुकिंग कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉट ऑफ रिलीज, क्योंकि आयरन ऑक्साइड से आपका ऑक्साइड निकला, वो किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन के साथ, CO2 फॉर्म बन के निकलेगा। इसलिए देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा, द प्रोसेस अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90% द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द स्टील मेकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक आर्क था जिसमें कम कार्बन रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रहा था। एक तुम्हारा ग्रीन स्टील का भी बात था, उसमें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। आगे देखो, डिहाइड्रेशन इज मोर डेंजरस। समझ रहे हो डिहाइड्रेशन, पानी कमी शरीर में, और अभी जिस हिसाब से गर्मी हो रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत डेंजरस है। देखो सीरियस इफेक्ट क्या होगा डिहाइड्रेशन का, सीजर्स, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपका जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा।
हाँ, ब्रेन स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगा। आप पानी कम लोगे ना, पानी लो वाटर इनटेक यदि लेते हो तो एक्स्ट्रा हीट बॉडी में जो जनरेट हो जाएगा, इससे एसिडिटी हो सकता है। ऐसे हमारा ब्लड क्या है, अल्कलाइन होता है ना, ब्लड अल्कलाइन होता है, लेकिन 7 से थोड़ा बड़ा होता है, 7.3 समथिंग होता है, 7.2 समथिंग। एसिडिटी हो जाएगी, पीएच लेवल कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट में गैस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी पूरा सूख जाएगा। बहुत खतरनाक सिचुएशन है ये। तो देखो, तो क्या डिहाइड्रेटेड होने से क्या होता है, देखो कैसे हम पहचाने कि हम डिहाइड्रेट हो गए। देखो तुम लोग भी ये पहचान सकते हो इस चीज़ को। यदि मान लो कि तुम डिहाइड्रेटेड हो गए तो देयर इज ए लिटिल और नो यूरिन आउटपुट इन, यानी कि 12 घंटा में पेशाब ही नहीं लगेगा तुमको। ऐसा कई बार होता है ना कि पेशाब नहीं आता है लंबा समय तक, ठीक है। दूसरा क्या कि दूसरा सिम्टम्स क्या कि आँख जल जाता है, समझे, माउथ बार बार सूखता है, ऐसा होता है ना कई बार, माउथ सूखने लगता है। दूसरा साइन क्या है कि थर्स्ट, प्यास बढ़ जाता है, समझे, इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेट, टायर्डनेस, स्किन टर्जर, स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाता है। दूसरी बात है, देखो सबसे आसान तरीका इसमें बताया गया है, यदि तुम स्किन को पिंच करोगे, बाबू देखो यहाँ पे स्किन को पिंच करेंगे, ऐसे किए स्किन को चेंज करें तो 2 सेकंड के अंदर ये अपना नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। मैं यदि आपको डिहाइड्रेशन से आप ग्रसित हो तो 2 सेकंड के अंदर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, समझे, वही लिखा गया है। यदि आप स्किन को पिंच करते हो, बैक करते हो तो 2 सेकंड के अंदर आपका सेम में आ जाएगा। मैं यदि आप डिहाइड्रेटेड हो तो बहुत समय लगता है। तो सबसे आसान तरीका है, जिस दिन लगे कि हम हालत ख़राब हो गया हमारा तो पिंच करो, और पता चला कि ऐसे ही बैठा हुआ है, समझ जाओ कि सोने का वक्त है, तकिया हो गया फ्रेश लगाओ, पंखा ज़्यादा कर दो, सो जाओ, आराम करो। शरीर जब काम नहीं करेगा तुम्हारा, डिहाइड्रेट होगा। रेस्ट, टेक रेस्ट। कहते हैं कि बुखार में ना, बुखार का सबसे बड़ा दवाई होता है रेस्ट। बुखार में काम करोगे तो बॉडी थक जाता है। देखो हाँ, ओपेक और ओपेक, ये समझना अच्छे से, ये बार बार होता है। ओपेक और ओपेक प्लस कंट्री का मतलब क्या होता है, देयर इज सम डिफरेंस। ओपेक जानते हो स्टूडेंट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सब गवर्नमेंट मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। अब ओपेक हुआ मतलब मिडिल ईस्ट का बहुत सारा कंट्री होगा, अभी थोड़ा देर में एग्जांपल आ जाएगा इसमें। हाँ, इसमें है, देखो, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा, देखो कब बना, ये कब बना था ओपेक। ओपेक बना था तुम्हारा बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था ईरान में 1960 में। इसमें देखो कौन सा मेंबर है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। बाद में क्या है कि और भी कंट्री इसमें ऐड हुए, ठीक है, और भी कंट्री ऐड हुए, दैट इज कॉल्ड ओपेक प्लस कंट्री। जैसे इसमें रसिया हो जाएगा, और भी बहुत सारा कंट्री हो जाएगा, समझे। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा रसिया हो जाएगा एंड सो ऑन। इसमें नहीं दिया गया है बट और भी होगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए मामला क्या है, तो यानी कि ओपेक में कुछ और कंट्री ऐड किए जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, दैट इज कॉल्ड ओपेक प्लस कंट्री। वहाँ पे जाकर बाबू निकाल लेना तुम लोग, ओपेक का कंट्री कितने मेंबर है, ओपेक प्लस का कितना मेंबर है। सिटू अभी फोटो खींच के ना उसका स्क्रीनशॉट करके भेज देना ग्रुप में। देखो करता क्या है ये लोग, समझो, जो अब ओपेक प्लस है, पहले ओपेक प्लस कुछ और, ये कंट्री लोग डिसाइड किया है कि अब जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था क्रूड ऑयल का वो कम कर देंगे, यानी कि हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे घटाएंगे। क्यों घटाया था, ताकि दाम बढ़ा सके ये लोग, क्योंकि कम प्रोडक्शन होगा तो दाम बढ़ जाएगा। और ये लोग कोविड के टाइम से भी करता था। तो अभी सब ने डिसाइड किया है कि हम क्या करना है, पर दिन हमको 1 मिलियन बैरल्स घटा देना है, घटा देंगे तो दाम अपने आप बढ़ जाएगा, समझ गए। तो देखो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ओपेक प्लस का, तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और यही प्राइस फिक्स करता है कि क्या दाम होगा वर्ल्ड मार्केट में तेल सब का, क्रूड ऑयल का एंड सो ऑन। तो क्यों घटा रहा है, दाम बढ़ाने के लिए। आगे देखो, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन 2021-22, देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, देख रहे हो ना। हाँ देख रहे हो स्टूडेंट, देखो शेयर ऑफ चाइना इंडियाज टोटल मर्केंटाइज इंपोर्ट, देखो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिलियन डॉलर में कहोगे तो देखो कितना हो गया, $80 बिलियन चला गया। मर्केंटाइज ट्रेड का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंपोर्ट का $80 बिलियन हो गया। देखो 21-22 में भी लगभग वही है फिगर, समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ा है। दूसरा देखो, यदि मैं मर्केंटाइज ट्रेड डिफिसिट का बात करूँ भारत का, तो 40% चाइना से ही है। अब देखो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यदि मैं मनी के हिसाब से बात करूँ तुम लोग को, तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना $60 बिलियन का था, अभी देखो ना 21-22 में 94 हो गया। इस बार तो देखो 100+ हो गया था, देखे थे ना हम लोग। 21-22 का आंकड़ा है, 22-23 का भी आंकड़ा है, उसमें $100 बिलियन कहा जा रहा है।
ठीक है। अब देखो इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, 2014 और 15 में हमें $11 बिलियन का करते थे। देखो उस समय भी ट्रेड डिफिसिट कितना तगड़ा था, देख रहे हो, 45 से लेकर $50 बिलियन का डिफिसिट था। नीचे देखो अभी 12 से लगभग हम 21 आए हैं, नीचे देखो तो बढ़ा है, मगर 60 से 94 भी तो हुआ है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जितना हमारा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुआ है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुआ है। आगे देखो मैंने कल भी बताया था, ये जो अनसिक्योर्ड लोन है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे रिटेल लोन है, रिटेल लोन मतलब क्या होता है, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन्स है ना, एजुकेशन लोन्स, ये सब बोलते हैं रिटेल लोन। ये बहुत अनसिक्योर्ड हो रहा है, एनपीए ज़्यादा हो रहा है। देखो ना 31% चला गया है, यानी कि शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ टोटल रिटेल लोन्स। टोटल रिटेल लोन्स में जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, जो पैसा वापस आना मुश्किल हो रहा है, वो लगभग 30% है। यानी कि बैंक को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। देख सकते हो जून 2022 में बहुत कम था, देख रहे हो ना, जून 2022 में बहुत नीचे था, देख रहे हो, और तुम लोग दिख रहा है तुम लोग को फिगर में, हाँ, वो लगभग 25 के आसपास, 26 के आसपास था, अभी देखो 31 हो गया। अब यहाँ पे देखो पीएलआई स्कीम जानते हो, 14 सेक्टर को सेलेक्ट किए थे, तो 10 जो पीएलआई कमोडिटी है, देखो उसमें चाइना का क्या शेयर है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में देखो, उसमें 20% तो चाइना का ही हाथ है, ठीक है। ऑटोमोबाइल का ऑटो कंपोनेंट्स में, ऑटोमोबाइल में देखो 13% है ना, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी में 46%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 49%, मेडिकल डिवाइसेस में 22%, फार्मास्यूटिकल में 6%, सोलर पीवी मॉडल में 90%, टेलीकॉम में 48%। देख रहे हो, यानी कि पीएलआई स्कीम जो 14 स्कीम लाए तो उसमें 10 स्कीम में चाइना का क्या डोमिनेंस है। तो अब चाइना से निकलना मुश्किल है। देखो आगे देखो, चलो इस पे बात करते हैं। देखो फारो आइलैंड तुम्हारा आइसलैंड एंड नॉर्वे के बीच में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। करेक्ट स्टेटमेंट अभी जस्ट दिखाए होंगे फिगर तुम लोग को। फारो आइलैंड याद है ना, किसके अंदर आता है, डेनमार्क के अंदर। इसका जो लोकेशन है आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में था, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्ट्रेट ऑफ डोबर, ठीक से देखोगे तो वो तुम्हारा नैरेस्ट इंग्लिश चैनल जो कि नॉर्थ से कनेक्ट करता है, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यदि तुम लोग को बहुत बार फिगर भेजे है ना यूके का बता रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम का, तो वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोबर है नीचे, जो कि इंग्लिश चैनल का ना छोटा सा हिस्सा है जो कि नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। एशियम प्रीमियम जानते हो, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है ओपेक कंट्री, और इसको ख़त्म करने का बात तमा ख़त्म नहीं हुआ, बोले थे ना कि इसको कम करने का बात तमा नहीं हुआ। यानी कि एशियन प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लेगा ओपेक कंट्री, एशियन कंट्री, जब वो तेल देगा तो उसको, अब मोनोपोली है इसका। दूसरा देखो, क्या प्रीवियस डिकेड्स में डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन फेल हुआ है एज कम्पेयर, नो, दोनों ही बर्बाद हुआ है। डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन भी कम हुआ है, साथ साथ तुम्हारा जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वो भी कम हुआ। देखो ना अभी 86% हम क्रूड ऑयल बाहर से डिपेंडेंट है, और गैस भी हम 50% लगभग डिपेंडेंट है, तो फेल ही हुआ है। यानी कि जितना हम कंट्री में उत्पाद कर सकते थे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, वो घटा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो यदि प्राइमरी एनर्जी मिक्स का बात किया जाए तो कोल और ऑयल दोनों को जोड़ दोगे बच्चे लोग तो 2/3 हो जाएगा। देखो एनर्जी मिक्स, हमको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सब जरा कोल से मिलता है ना, कोल से तुम्हारा मिलता है लगभग 46%, और उसमें फिर उसके बाद ये जो ऑयल है, ऑयल से लगभग 26% मिलता है, इस तरह दिया गया है। तो कोल और ऑयल को दोनों को मिला दोगे ना तो इट इज़ 2/3। देखो ना लगभग 46 है, यानी कि 50 कर दो उसको, इसको कर दो 75 हुआ ना, 75 मतलब 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। क्या प्रीवियस डिकेड में नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, नो, नेचुरल गैस तो बहुत नीचे चल रहा है अभी, ठीक है। मैं ऑयल का बता रहा था, वो नेचुरल गैस तो तुम्हारा 7 से 8% है, एक टाइम में अच्छा खासा ये 13-14% हुआ करता था, अभी 7 to 8% है। मोदी जी बोलेंगे 20% तक ले जाने का, तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। तो जो कंट्रीब्यूशन है नेचुरल गैस का वो कम हुआ है। देखो हेल्प, जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी आया था, इसमें क्या है कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है। यानी कि जो भी एक्सप्लोरेशन होगा, जो भी कमाएगा, उस हिसाब से सरकार को दिया जाएगा रेवेन्यू शेयरिंग, और लाइसेंस भी सेम होगा। आप चाहे क्रूड ऑयल बेचो, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट बेचो, लाइसेंस सेम रहेगा आपका। आगे देखो, गैस हाइड्रेट्स का मतलब होता है क्रिस्टलन फॉर्म ऑफ मीथेन, मीथेन जो क्रिस्टल फॉर्म में है, समझे, और वो कहाँ पाए जाते हैं, सेलो सेडिमेंट्स ऑफ कंटिनेंटल मार्जिन्स में। कंटिनेंटल मार्जिन है, कंटिनेंटल मार्जिन मतलब क्या, कंटिनेंट और जहाँ पे ओशन मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं खत्म होता कंटिनेंट, कंटिनेंट नीचे जाकर ओशन से मर्ज करता है, तो जो मार्जिन है दोनों का, वहाँ पे पाया जाएगा इस तरह का गैस हाइड्रेट्स,
जो कि मीथेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन होता है। यहाँ पे देखो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है ना वो तुम्हारा 1/3 है, हाफ भी नहीं है। वर्ल्ड एवरेज से देखा जाए तो 1/3 है, यानी कि दुनिया जो करता है बच्चे लोग 100 यूनिट करता है तो हम 33% ही करते हैं। तो कंट्री में, हमारे कंट्री में बहुत कम खपत होता है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो कोल सबसे ज़्यादा एनर्जी मिक्स है, जैसे कि मैंने कहा, उसका उसका ऑयल है, फिर बायोमास है, फिर नेचुरल गैस है, एंड तब रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी आता है, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम शेयर है, ओनली 1 to 2%। G22 ग्रुपिंग देखो, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसने फूड सिक्योरिटी पे बात किया था WTO के डेलिब्रेशन में, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिक्स्ड एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस, ठीक है, वो एम्बर बॉक्स का हिस्सा है। देखो इसी चीज़ को लेकर दिक्कत है, एम्बर बॉक्स में यदि आप सब्सिडी दे रहे हो जैसे तो वहाँ फंसोगे, बट इसका जो फिगर है वो 1986 और 88 का आंकड़ा से लिया आता है। अभी दुनिया कितना बदल गया है। तो WTO में बार बार इंडिया भी बोलता है कि जो एम्बर बॉक्स का मैकेनिज्म आप बनाएं और वो भी इतना पुराना डेटा को लेकर बनाए हैं, डेटा को चेंज करना चाहिए आपको। बात समझे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च, ये कनाडा का नहीं है, ये दूसरे कंट्री का है। देखो तो कौन सा कंट्री का है स्टूडेंट, चेक करो जरा। गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च, ये अभी बहुत चला था, कनाडा नहीं है। देखो तो नाम भूल गया हम, देखो तो कंट्री कौन सा कंट्री है। बेल्जियम क्या है, चेक करो जल्दी बताओ। गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च, पर्टेन्स टू विच कंट्री लिखो। नहीं मिला, केनिया होगा, करेक्ट, केनिया आंसर। इसका आंसर केनिया होगा, समझे, वहाँ पे लिख लो। अब क्या है इसे थोड़ा समझ लेना वहाँ पे जाके। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। मेडिकल इक्विपमेंट बिल्कुल पार्ट हो सकता है, बताए थे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल शेड्यूल और नॉन शेड्यूल होता है, तो मेडिकल डिवाइस भी हो सकता है। आगे बढ़ो, काजीरंगा देखो 70% ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसोरस है इंडिया में, ठीक है। और हाँ, आसाम गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022 में एक भी 1 हॉर्न राइनोसोरस का पोचिंग नहीं हुआ है, यानी कि हंटिंग नहीं हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, वाइब्रेंट विलेज देखो क्या है, बिल्कुल इंडिया का हिस्सा है, जानते हो PM गति शक्ति के अंदर आएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बोला कि दिस पर्टिकुलर चाइना नहीं, चाइना का था जियोकॉन्ग, इसलिए गलत हो जाएगा। देखो एलिनो का जो निगेटिव असर साउथ वेस्ट मानसून में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून पे नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसे करके वो ब्रांच हो जाता है। तो इसका जो नेगेटिव असर पड़ता है वो केवल साउथ वेस्ट मानसून में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून पे नहीं पड़ता है। यदि मैं बजटरी एक्सपेंडिचर का बात करूँ तो देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो लगभग 18 पैसा। जैसे सरकार जो खर्च कर रही है ना, तो 18% तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, जहाँ पे सरकार का 100% है, और 8% यानी कि 8% तुम्हारा जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पे 60 और 40 का रेशियो होता है। तो ठीक कर लेना, गलत दिया गया है। अब इसमें बोला है कि फिजिकल डिफिसिट इज शार्प इन कंपेरिजन टू द ड्रॉप इन द नो। फिजिकल डिफिसिट कितना हुआ देखो, अब पिछले साल कितना था फिजिकल डिफिसिट, 6.6 या 6.7 था, वो घट के 5.9 हो गया। यदि हम बात करेंगे रेवेन्यू डिफिसिट का, तो कहाँ वो 4.1 था और 2.9 हो गया। तो इट इज़ अ वेरी बैड टू से डैट कि फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा, नो, रेवेन्यू डिफिसिट ज़्यादा घटा है, समझे, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, देख सकते हो। दैट्स इट।